योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हम ईश्वर प्रकरण में हैं और हम ये देख रहे हैं कि ईश्वर की ईश्वर का प्रणिधान, लेट अस नॉट यूज एनी अदर वर्ड, लेट अस नॉट यूज द वर्ड उपासना और भक्ति। जो पतंजलि ने यूज किया है वही वर्ड यूज करेंगे, प्रणिधान। ओके, तो इसका अर्थ हमने देखा कि, और उसने कहा है कि ईश्वर का नाम लो, मनी मन लो, अलाउड लो, मेनली उसको कांस्टेंट रिमेम्बरेंस में रखो। जब तुम ईश्वर को, जैसे पतंजलि ने संकल्पना दी हमें 3 सूत्रों से, उस अर्थ के साथ अगर तुम तुम्हारे रिमेम्बरेंस में कॉन्स्टेंटली ईश्वर को रखोगे तो नेचुरली तुम्हारी सोच, तुम्हारे काम, उन पर भी उसका असर होगा। और उससे पतंजलि ने ईश्वर प्रणिधान कहा है। हमने ये पूरा देखा, ओम क्या है, सब कुछ देखा है अपने लास्ट सेशंस में। उसका फल उन्होंने बताया कि प्रत्येक चेतन का अधिगम होगा। मतलब प्रत्येक चेतन, तुम्हारे अंदर जो शुद्ध चेतना है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज सो ब्यूटीफुल, यू नो। आई फील सो गुड when I realize when people like Patanjali tell me that there is Shuddha Chetana in you, in yourself. So कहीं तो बहुत अच्छा लगता है ये सुन के कि हाँ, मतलब मैं भी हूँ। आई एम ऑल्सो, यू नो, आई कैन ऑल्सो रीच, आई कैन ऑल्सो रियलाइज। तो प्रत्येक चेतन का रियलाइजेशन होना होगा तुम्हें, और अंतरायों का अभाव हो जाएगा। अभी अंतराय जो है, वो अंतराय मीन्स ऑब्स्टिकल्स। अब ऑब्स्टिकल्स हमारे लाइफ में कौन से है? अच्छा, एक एक बात हम लोग समझ लें अच्छे से कि एक बच्चा पैदा हुआ ह्यूमन बीइंग करके, इसका मतलब वो योग मार्ग पर आ गया। इनफैक्ट जो ह्यूमन बर्थ होती है, तो समझ लो कि भगवान ने तुमको योग मार्ग पर डाल दिया, उठा के डाल दिया, तुम पैदा हो गए योग मार्ग पर डाल दिया तुमको। अब वहां पे उठना, चलना, उल्टा चलना, तेज दौड़ना, ये सब तुम्हारा डिसीजन रहने वाला है। इट इज योर डिसीजन। एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट इज अंडर योग, क्योंकि यम और नियम तो हर इंसान को लागू होते हैं। कोई इंसान छूट ही नहीं सकता यम और नियमों से। सिर्फ उसका पालन करना या नहीं करना, ये उसके हाथ में है ना। तो तुम्हारे लाइफ में तो ये अंतराय जो है, ये जो ऑब्स्टिकल्स पतंजलि बता रहे हैं, सिर्फ योग के ऑब्स्टिकल्स करके मत समझो उसको, उनको अलग मत करो। ये तुम्हारे लाइफ के ऑब्स्टिकल्स है, डेली लिविंग के ऑब्स्टिकल्स है, नॉट ओनली योग, दे आर एप्लीकेबल टू ऑल वॉक्स ऑफ योर लाइफ। अच्छा, वो कौन से है? व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये वो ऑब्स्टिकल्स है। अब अच्छा, काफी कमेंटेटर्स ने ये जो पहला जो ऑब्स्टिकल है, व्याधि, तो उन्होंने शारीरिक व्याधि लिया है उसका अर्थ। लेकिन उसका अर्थ शारीरिक व्याधि नहीं है, मानसिक व्याधि है। इसका कारण ये है कि हम बात यहाँ चित्त की कर रहे हैं, चित्त के विक्षेप, और चित्त इटसेल्फ इज सूक्ष्म शरीर। तो जब व्याधि कहा जाता है चित्त के संदर्भ में, तो वो व्याधि मेंटल एप्लीकेशंस, एफ्लिक्शंस, मेंटल एफ्लिक्शंस होगी। ना कि काफी लोग इसे ट्रांसलेट करते हैं कि तुम्हारे त्रिदोषों में जो इम्बैलेंस हो जाता है, कफ पित्त वात,
तब जो शरीर में एनॉमली उत्पन्न होती है उसे व्याधि कहते हैं। ओम का जाप करने से वो व्याधि दूर हो जाएगी? नहीं होगा वैसा, क्योंकि वो व्याधि अगर प्रारब्धवश आई है, तुम तो वो प्रारब्ध वो भुगत के ही पूरी होगी। तो तुम यहाँ पे ओम तुम बोलोगे कि मेरे को कैंसर हो गया है, और मैं ओम 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 बिल्कुल जप अर्थ भावनम, तो मेरा कैंसर दूर हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि नहीं तो फिर रामकृष्ण परमहंस को भी कैंसर हो गया था, तो वो तो कैंसर से ही गए ना। तो वो तो कितने बड़े आदमी थे, तो वो तो सिद्ध पुरुष थे। वो तो निर्भीक समाधि में तो ऐसे चुटकी से जाते थे। तो वो तो कर डालते अपने लिए, खुद के लिए, लेकिन वो नहीं हो, वैसा नहीं है। इसलिए दिस व्याधि वर्ड इज मेंटल अफ्लिक्शंस। अब मेंटल अफ्लिक्शंस मतलब क्या? तो हम लोगों को सबको न्यूरोसिस रहता है, सिर्फ डिग्री में फर्क होता है। प्लेटो, यू डू यू नो प्लेटो? सोक्रेटिस का शिष्य था। प्लेटो का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि ब्रिंग एनी नॉर्मल मैन टू मी एंड आई विल क्योर हिम। ऐसा उसका स्टेटमेंट है। So what he meant is everybody is abnormal. There is no such thing as normal. सिर्फ डिग्री डिफर्स। सभी न्यूरोटिक है, डिग्री डिफर्स। अगर डिग्री वो बढ़ गई तो तुमको फिर उसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना पड़ता है, इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ता है। लेकिन जो लोग फ्रीली घूम रहे हैं उनमें न्यूरोसिस नहीं है, ऐसी बात नहीं। एवरीबडी इज न्यूरोटिक। समझे क्या? दैट इज व्याधि। दैट न्यूरोसिस इज व्याधि। So you have obsessive compulsive behaviors. You are not diagnosed OCD person. I am a counselor and psychotherapist certified. So I practiced for many years. I've done counseling, psychotherapy. So I've come across all these people. Bipolar, mood swings, in bipolars. They're like, it's like a different person. When the bipolarity hits, I've seen that schizophrenics. On the surface, I've seen schizophrenic couples, and they are so normal when you meet them. They are so normal, but they are on heavy medication and they have their own issues, which they address in private, not in public. In public, they look so normal. I mean, you wouldn't even suspect. तो ऐसा सब, ये सब व्याधियां हैं। तो ये व्याधियां एलिविएट होंगी प्रणिधान से। व्याधि। Now, next is स्त्यान। स्त्यान मतलब योग इस विषय में चित्त की अकर्मण्यता। मतलब योगा अभी जैसे हम जब इंस्टीट्यूट जाते थे, अयंगार इंस्टीट्यूट मॉडल कॉलोनी में, तो हम तो कहाँ कहाँ से, मैं यहाँ बाड़ेर से जाता था। मैं जानता हूँ एक, वो बाबा कल्याणी है ना, भारत फौज वाला, उसकी बीवी वहां से, कहाँ रहते हैं वो लोग, कोरेगांव पार्क के भी बाद में कोई नगर फिगर रोड पे, वहां से आती थी वो योगा करने, अयंगर योगा करने मेरे ही क्लास में आती थी। तो लोग अयंगर, हमारे इंस्टीट्यूट में लोग कहाँ कहाँ से आते थे क्लास करने के लिए। और जब हम आते थे इतने दूर से ना, तो हम इतना जेलस होते थे आजू बाजू के फ्लैट वालों से। एक फ्लैट स्कीम है जो बिल्कुल, मतलब हमको खिड़की में से दिखती थी वो बाजू की, कि यार ये लोग कितने लकी है कि
बिल्कुल पड़ोस में ही रहते हैं गुरुजी के पड़ोस में रहने को मिल रहा है यार। इन लोगों को रोज दर्शन होते हैं यार। कितने लगी है यार। लेकिन उसमें से एक भी योगा करने नहीं आता। तो इट्स ऑलवेज लाइक दैट। पड़ोस वाले नहीं आएंगे, दूर दूर से लोग आएंगे। तो दैट इज ध्यान के चित्त की अकर्मण्यता योग के बारे में। अच्छा, वो लोग, वही लोग, मतलब जो मॉडल कॉलोनी में रह रहा है और उधर नगर रोड से एक लड़की, एक औरत मॉडल कॉलोनी में आ रही है योगा करने, लेकिन ये पड़ोस का बंदा योगा नहीं कर रहा है, लेकिन नगर में एक एग्जीबिशन लगा, तो वो एग्जीबिशन देखने के लिए ये जाएगा मॉडल कॉलोनी से नगर। डू यू अंडरस्टैंड? तो वहां पे कर्मण्यता है। दूसरी चीजों में कर्मण्यता है, ये करने में वो करने में, योग में नहीं है। योग ऐसे सुना, योग की मतलब कान ही बंद हो जाते हैं, कान बंद हो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती है। ऐसे बहुत हजारों, ऐसे अनगिनत लोग हैं कि जिनको योग ये शब्द सुनने से जरा भी एक्साइटमेंट नहीं होती। लेकिन वाकड़ में नया मॉल खुला है, तो दे गेट फुल ऑफ एक्साइटमेंट एकदम। कब जाएंगे, कब जाएंगे, कब जाएंगे। अयंगार गुरु जी जैसा आदमी बाजू में, लेकिन नहीं जाएंगे। जाएंगे ख्याल भी नहीं आता। तो चित्त की दुर्बलता, अकर्मण्यता। लेकिन कुछ चीजों में चित्त की सबलता। तो कुछ चीजों में चित्त सबल है, कुछ में दुर्बल है ना? दैट इज ध्यान। योग, योगाभ्यास के बारे में चित्त की दुर्बलता, ये हो गया दूसरा अंतराय, ऑब्स्टेकल ऑन द पाथ ऑफ योग। फिर तीसरा है संशय। अपने गुरु के बारे में और इस शास्त्र के बारे में मन में संशय, डाउट। गुरु के बारे में कि ये गुरु सही में है क्या, पहुंचा हुआ, या इसी फ्रॉड है। बड़े बड़े गुरु देखे कि पहले तो ऐसा लगता कि यार ये फ्रॉड ही होगा, इसने कुछ तो चालबाजी करके बन गया गुरु। और ऐसा है भी। तो डाउट। और वो ये, जैसे कुछ कुछ एलोपैथी वाले लोग हैं, ऑर्थोपेडिक्स जो है, जिनको योग पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। देयर मेनी डॉक्टर्स, लर्नेड डॉक्टर, अभी आजकल थोड़ा पिक्चर चेंज हुआ है, लेकिन दे आर सो मेनी, इवन टुडे दे आर लर्नेड डॉक्टर्स जो हंसते हैं योग की, ये क्या योग भी से कुछ ठीक नहीं होता, क्या है योग बेवकूफ जैसा नीति वीति करते हो, कुछ नहीं होता। ईएनटी सर्जन है, ईएनटी सर्जन बोलते कि ये यहाँ से पानी डालना, यहाँ से निकालना, कुछ कुछ भी नहीं होता उससे। सो देयर इज संशय, डाउट। इस शास्त्र के ऊपर डाउट रखना, पतंजलि के जो योग सूत्र है, उनका जो उनकी जो वैल्यू है, उनका जो जैसे बांधनी है, जिस तरीके से वो उसका सिस्टमेटाइजेशन किया है, उसको, उसके ऊपर डाउट रखना, बगैर पढ़े ही डाउट रखना, दैट इज संशय। दिस इज अगेन ऑब्स्टेकल, because if you are doubtful about the veracity of something, you will not walk that path. तो ये जो ऑब्स्टिकल्स जो है, ये सब योग मार्ग पे आगे जाने के लिए जो बाधा डालते हैं, वो वाले ऑब्स्टिकल्स है ये सब। जिसमें हम मानसिक देखा व्याधि, तो व्याधि में अगर वो बाइपोलर है, उसका माइंड ऐसा ऐसा पेंडुलम जैसा जा रहा है,
तो वो तो स्थिर रह ही नहीं सकता, तो क्या योग करेगा, कैसे योग कर पाएगा? फिर उसमें अगर स्त्यान भरा पड़ा हुआ है, स्त्यान कहाँ से आता है? संस्कार से आता है, संस्कारों से आता है। एक आध बच्चा पैदा हुआ, बचपन से ही ऐसे घर में पैदा हुआ जहां पे सिर्फ पैसा पैसा पैसा, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, सुबह शाम रात दिन सिर्फ पैसा और बिजनेस, तो वही संस्कार हुए उस पर। तो उसमें फिर योग के बारे में अकर्मण्यता रहना स्वाभाविक है। तो व्याधि, ध्यान, संशय, और फिर उसके बाद है आलस्य। आलस्य मतलब कैसे तो भी पहुंच गए योगा क्लास में, और जैसे ही क्लास शुरू होती है, बड़ा यॉर्निंग चालू आने लगता है, नींद ही जाने लगती है। शवासन में गए कि एक उधर घर में नींद नहीं आएगी, लेकिन वहां उधर क्लास में शवासन गए कि 1 मिनट के अंदर खर्राटे खर्राटे चालू हो जाएंगे, आलस आएगा। और फिर कभी कभी तो वो क्लास को चाट भी मार देंगे फिर। लेट उठ गए, अरे यार अब 5 मिनट लेट हो गए, अब सर से डांटेंगे, चलो छोड़ो नहीं यार, जाने यार, टाइम पास कर रहे हो, फिर वो टाइम पास करता है घर पे। 1 घंटा गया। That is आलस्य। Why does it happen? Because the mind is not conditioned. वो थिंकिंग पैटर्न नहीं है माइंड का, माइंड कंडीशन नहीं है चुस्ती के लिए। अविरति, अविरति मतलब ना, अ, अविरति मतलब विषय भोग की इच्छा, फिर वो कुछ भी रहे, विषय भोग की इच्छा बार बार किसी भी समय, ऐसे अ, जिसको उफाळून वरती येणे म्हणतात, मतलब बर्स्ट होने जैसे, तुम्हारे मन में पावरफुली ऊपर आने आना, वेरी पावरफुल, मतलब जैसे क्रेविंग्स आते हैं तुमको, कभी भी आना, कभी भी आते हैं क्रेविंग्स, कुछ भी कोई भी चीज, मतलब तुम ध्यान को बैठ गए, चलो मेडिटेशन ट्राई करने के लिए बैठ गए, और ऐसा क्रेविंग आया, ऐसा क्रेविंग आया, वो स्वीट खाने का कुछ, तो मेडिटेशन को बैठे बराबर। कुछ भी कर रहे हो तो एकदम विपरीत ऐसा कुछ भी क्रेविंग आ जाना मन में, विषय भोग की वासना कभी भी बर्स्ट होना, जैसे सेक्स के बारे में, सेक्स हो गया कभी भी, एनी टाइम, अनकंट्रोल्ड। सी देर इज अ टाइम एंड प्लेस फॉर एवरीथिंग, बराबर। सो डिजायर फॉर सेक्स इज नॉट रॉन्ग, लेकिन वो कभी भी आना, इट विल हैम्पर योर एक्टिविटी वट एवर यू आर डूइंग। तो मेडिटेशन को बैठे और एकदम से वो सब ऐसे डिजायर्स आ गए, तो दैट विल हैम्पर योर मेडिटेशन। तो अविरति जैसे अभी, और इसका और क्लैरिटी अगर करना, कि एक आधा बच्चा है, छोटा बच्चा, और उसने एक नया खिलौना देख लिया उस दिन पड़ोसियों के घर में, पड़ोसियों के बच्चे को उसके डैडी ने एक बड़ा अद्भुत गैजेट ला के दिया, और इस बच्चे ने
वो गैजेट को देख लिया, और वो गैजेट ऐसे चुंबक जैसे, मैग्नेट जैसे आके उसके दिमाग में बैठ गया, और निकल नहीं रहा अभी। तो रात दिन वो उसी के बारे में सोचते रहेगा। वो खाना खाएगा, मम्मी डांटेगी इसलिए खाना खा लो, दिमाग में वही, मेरे को कब मिलेगा, डैडी को कैसे पटाऊं, मम्मी को कैसे पटाऊं, मेरे को कब मिलेगा, क्या करूं। 24 घंटा फिर होमवर्क करने को बैठेगा, फिर भी उसी का ख्याल। सो योर माइंड hankering for something, your mind hankering for an object of desire is avirati. क्रांति दर्शन। क्रांति दर्शन के दो टाइप से ये सताती है, ये व्याधि जो है भ्रांति दर्शन नाम की। पहला एक तो थोड़ा सा योग भी किया है, थोड़ा कुछ आने लगा है, और फिर मैं अभी कृतकृत्य हो गया, मैं ग्रेट हो गया, अब मेरे को सब समझने लगा योग का। मतलब वो बोलते हैं ना मराठी में कहावत है, अर्ध्या हळकुंडाने पिवळा होना। ओके, सो इतना सा मुझे नॉलेज मिला है, इतना सा, समुंदर में से दो बूंद मिले हैं, और एकदम इधर नाक चढ़ गया। ऐसे बहुत लोग तुमको दिखेंगे, टीचर्स भी, टीचर्स कुछ, ये हमारे अयंगर क्लान क्लैन के टीचर्स भी इतने नक चढ़े रहते हैं, इतने एरोगेंट रहते हैं, इतना बुरी तरह से बात करते स्टूडेंट से, बहुत इंसल्ट करते हैं। और तुम कौन हो यार, तुम मतलब, दिस इज भ्रांति, डिल्यूजन अबाउट सेल्फ, इल्यूजन अबाउट सेल्फ। थोड़ा सा एक, अभी मैं उस दिन प्राणायाम सिखा रहा था क्लास में, तो क्लास वो प्राणायाम, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट प्राणायाम, मतलब जो सालों की प्रैक्टिस के बाद जमता है। तो उसमें पतंजलि का ही प्राणायाम है, देश काल संख्या, ऐसा प्राणायाम है। उसका सूत्र ही है, देश काल संख्या भी परिदृष्टो। तो सिंपल, मैंने एक सिंपल प्रोसेस थी कि सबको मैंने बोलकर शवासन में सुलाया था, और एब्डोमिनल ब्रेथ कर रहे थे, ऊपर नहीं तो, देश वाज एब्डोमिन। सो मैंने उनको बोला कि भैया अभी तुमको हाथ नहीं है, पैर नहीं है, टॉर्सो नहीं, कुछ नहीं है, तुम एलियन हो, बाहर के ग्रह से आए हो, और तुम सिर्फ पेट हो, ओनली द एब्डोमेन, दैट इज यू, ऑर्गेनिज्म, लाइक एन एमीबा सिंगल सेल, वैसे सिर्फ एब्डोमेन। और वो ऊपर उठ रही है, नीचे गिर रही है, ऊपर उठ रही है, नीचे गिर रही है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग में। सो दैट इज द देश, पहला प्राणायाम। उसमें माउंट करो, फिर दूसरा, पहले वो एस्टेब्लिश होने दिया, व्हेन इट इज इन प्लेस, दूसरा काल प्राणायाम, दैट इज count the duration of inhalation and exhalation and equate it, equate करो, if you are inhaling for 7 seconds, exhale for 7 seconds। उसके लिए मैंने वो मेट्रोनॉम लगा दिया उनके लिए, वो टिक 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 आता आवाज होता है ना मेट्रोनॉम का, मोबाइल पे ऐप है वो लगा दिया। और फिर तीसरा माउंट किया मैंने, कि मैंने कहा अब संख्या परिदृष्ट करो। तो तो फिर मतलब एक ब्रेथ इज वन, वन इनहेलेशन, वन एक्सहेलेशन इज वन। तो ऐसा 1 2 3 4 15 तक जाओ, फिर वन से शुरू करो,
बीच में अगर कहीं भूल गए बीच में ही तो फिर वन से शुरू करो, ऐसा कर, ये मैंने उनको बताया। ये पहला राउंड हुआ, फिर उसके बाद दूसरे राउंड में हमने मैंने कहा आप काल परिदृष्टो करेंगे, क्योंकि पतंजलि हैज आस्क्ड टू रिफाइन दोस थिंग्स टू मेक देम मोर प्रिसाइज एंड माइक्रोस्कोपिक। तो उसके तुमको फिर विलोम वन प्राणायाम लिया हमने, जिसमें योर एक्सहेलेशन इज कंटिन्यूअस बट इनहेलेशन इज इन पार्ट्स। So you exhale, first you have to establish what is your vital capacity. तो पहले vital capacity inhalation exhalation शुरू करो। Then there is a continuous तेल धारावत exhalation of the vital capacity which is almost 4,800 liters. Full exhalation हो गया कि स्तंभ, स्टैचू। बचपन में हम स्टैचू खेलते थे ना, वैसे स्टैचू। पतंजलि के टाइम पे कुंभक शब्द नहीं था, स्तंभ था। So Patanjali has used the word स्तंभ, मतलब कुंभ। But Stamba is more appropriate because Kumbhak say Stamba is more appropriate. Because it's a statue. Stop. And inhalation is done in three parts with these pauses. So you exhale continuously, stop, pause. Begin to inhale, pause. Begin to inhale, pause. Begin to inhale, pause. मतलब टोटल 4 पॉजेस हैं, एंड देन कंटिन्यूअस एक्सेल। तो 4 पॉजेस है और 3 इनहेलेशंस है। ऐसा वो ब्रेकअप है एक इनहेलेशन का। सर इसको क्यूमुलेटिव इनहेलेशन कहते हैं ना, जो आपने बताया। नहीं नहीं नहीं। इनहेल पॉज एंड इनहेल पॉज। नो, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, ये पतंजलि का है। आई अच्छा। विल नॉट गिव इट एनी अदर नेम। आई विल नॉट गिव इट एनी अदर नेम। और गुरुजी ने इसको, ये काला, सिर्फ काला परिदृष्ट को विलोम कहा है, विलोम प्राणायाम। नहीं नहीं, तू पॉइंट सुन। मैं पॉइंट जो है वो समझ तो पहले। नाउ अभी मैंने उनका कहा कि पॉज 1 सेकंड का करो और इनहेलेशन 2 सेकंड का करो। सो व्हेन इनहेलेशन बिगिंस विद अ पॉज because exhalation is continuous. So 1 second pause, 2 seconds inhale, 1 second pause, 2 second inhale, 1 second pause, 2 second inhale, 1 second pause. मैंने कहा टोटल कितना है? 10 सेकेंड। तो एक्सेलेशन 10 सेकेंड्स का चाहिए। Now 10 second exhalation is a very tall order. तो मैंने अभी छोटा करो, आधा सेकंड का पॉज करो, आधा सेकंड के 4 पॉजेस, 1 सेकंड के इनहेलेशंस। टोटल इनहेलेशन will take 5 seconds and so will the exhalation. तो पहला देश प्राणायाम जगह पे है, उसके बाद में काल को तुमने इस टाइप से ब्रेकअप किया है, और संख्या प्राणायाम भी प्लेस में है। एंड ऑल द थ्री थिंग्स यू हैव टू डू साइमल्टेनियसली। रितु, इट इज अ वेरी टॉल ऑर्डर, वेरी टॉल ऑर्डर। सालों की प्रैक्टिस लगती है इसको। और ये मेरे क्लास में 2-3 लोग हैं, एक दो 2-3 साल से आ रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है, बढ़िया करते हैं अभी। हठ योगा, आसन विसन। तो वो खुद को जरा ग्रेट समझने लगे अभी, दिखता है ना। तो ये प्राणायाम मैंने लिया, कंडक्ट किया। फिर मैंने बाद में पूछा, मैंने कहा किसको इसको जमा। तो प्रॉम्प्टली लोगों ने बोला कि हमको सर तीनों एक साथ नहीं जमते, काउंट करने जाओ तो ड्यूरेशन भूल जाते, टिक टिक भूल जाते, टिक टिक पे देखो तो बेली पे ध्यान हट जाता, बेली पे देखो तो उधर संख्या भूल जाते। तो इट वॉज वे, एंड द ओनली ऑन वो जो 1 सेकंड 2 सेकंड, द ओनली इंस्ट्रूमेंट यू हैव इज योर माइंड। माइंड से करना है वो।
क्योंकि मैंने बाद में मेट्रोनोम बंद कर दिया, स्टार्टिंग में टिक टिक चालू रखी। मैंने कहा अब तुमको मन से करना है, अब मैंने तुमको ये प्रॉप दिया था एक टिक टिक, अभी मैं प्रॉप निकाल रहा हूँ। मैंने आवाज बंद कर दी। तो ये एक दो लोग एकदम हाथों पर, मैंने कहा किसको इसको, यस आई डिड। मैंने कहा तू आ जा सामने, इधर आ। मैंने बोला तूने कितने बार ब्रेथ की? वो जो मैंने कहा जो सेकंड्स का, वो बोले मैंने कहा कितने सेकंड वाली की? बोले 10 सेकंड वाली की। तो मैंने कहा 10 इनहेलेशंस, 10 सेकंड इनहेलेशन, 10 सेकंड एक्सहेलेशन, ऐसी? बोले यस। बोले, मैंने कहा मतलब एक ब्रेथ तेरी 20 की हुई है ना, 20 सेकंड की एक ब्रेथ हुई। हाँ, तो मैंने कहा कितने काउंट तक के गया तू? तो बोले मैं पूरा 15 काउंट किया। मैंने बोला वाह अमेजिंग। मैंने कहा ये करते वक्त तेरा बिल्कुल मन नहीं भटका? बोले बिल्कुल नहीं भटका। मैंने कहा देश भी देखा? बोले हाँ। संख्या तो तू 15 किया बोल रहा है, और ये भी किया बोल रहा है 10 10 सेकंड वाला, मतलब एक ब्रेथ 20 सेकंड की तूने 15 बार की, मतलब टोटल 300 सेकेंड्स का किया तूने प्राणायाम। हो गया ना बराबर ना? 20 सेकेंड्स का इनहेलेशन एक्सहेलेशन, he said he did 15 times। तो टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया? 300 सेकेंड्स। मतलब कितने मिनट? 5 मिनट, बराबर। मैंने कहा मतलब तूने 5 मिनट किया बराबर। मैंने कहा मैंने तो 10 मिनट का लिया प्राणायाम। When I told you to start pranayama and I told you to stop pranayama, that duration was 10 minutes। और तू हिसाब बोल रहा है 5 मिनट का। मतलब तू झूठ बोल रहा है। आई डोंट स्पेयर एनीबडी। ये तो, मैंने कहा एक तो हमारा टाइम का कंसेप्ट गलत है, या हम कुछ गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं, या तू झूठ बोल रहा है। एंड देन ही बिगेन, दिस इज भ्रांति दर्शन। फिर उसने कबूल किया कि मेरा माइंड वॉन्डर हुआ था। दिस प्रिटेंस, दिस फॉल्स प्रिटेंस is Bhranti Darshan. Now, this pretense we are talking about yoga, but as I told you in the beginning, it is applicable to all walks of your life. कुछ चीज हमको मालूम नहीं रहती, फिर भी हम प्रिटेंड करते हैं ना कि हमको मालूम, प्रिटेंस करते हैं कि मैं मालूम है मुझे, मैं कर सकता हूँ। प्रिटेंस, दैट इज भ्रांति दर्शन। खुद को भ्रांति में रखते हो। मैंने उसको बोला देख, मैंने बोला इससे मेरा क्या बिगड़ने वाला है? मैं तो टीचर हूं, मैं तो सबको, तेरे को जो बताया वो बाकी 10 लोगों को बताता हूँ, हजारों लाखों लोगों को वही बताता हूं मैं, करने को जो अभी बताया। मतलब तू ऑनेस्ट नहीं रहा, तूने डिसऑनेस्टी की, तो उससे तू मेरे को क्या फर्क पड़ता? तू क्या मेरे को इम्प्रेस करने जा रहा था कि सर मेरे को जम गया करके? मैंने कहा यू कांट इम्प्रेस मी, बिकॉज आई डोंट इवन, आई डोंट बॉदर, आई डोंट केयर। You, I said, you can never impress me because I'm not looking for it. It is my job to give you the correct information as my Guruji has taught me and as I have experienced. That is what I'm doing. So don't try to impress anybody, me, the last person. This is Bhranti Darshan. This is a classical example of Bhranti Darshan. कि तुम योगा करने लगे और 2 3 साल हो गए कि तुमको ऐसे एयर्स आ जाते हैं, फिर
सो पतंजलि इज वार्निंग अगेंस्ट दिस। और ये बहुत इनवेरियबली ये होता है। और बंदा खुद को जरा ग्रेट समझने लगता है। अच्छा, नेक्स्ट है अभी अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व मीन्स पतंजलि ने अभ्यास कैसा बोला है करने को? सतो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेविता दृढ़ भूमि ही, ऐसा बोला है। निरंतर बोला है, दीर्घ काल, कंटिन्यूअस, ओवर ईयर्स, और सत्कार से, जब तक कि उसका संस्कार चित्त पर तैयार नहीं होता। अब ऐसा अभ्यास तो नहीं किया है और बोलते हो कि यार अभी तक कुछ मिला नहीं, मुझे नहीं मिला, मतलब आई एम डिसअपॉइंटेड इन योगा। I had gone into yoga with a lot of aspirations, but now I'm disappointed. क्योंकि नहीं, अरे तो तूने किया ही नहीं ना। पतंजलि ने जैसा तेरे को बोला कि अभ्यास कैसे करना है, योगा अभ्यास, तो दीर्घ काल। तो दीर्घ काल जो है वो तप में गिना, एक तप में गिना जाता है। एक तप मतलब 12 साल। एक तप, दो तप, तीन तप, चार तप, पांच तप, छह तप, सात तप, आठ तप, 10 हो सकते हैं। 120 साल की जिंदगी रहती थी। हाँ, तो ओके। तो तूने एक तब भी पूरा नहीं किया। हाँ, आधा भी नहीं किया, 1/4 किया, और तू बोल रहा है कि यार कुछ मिला नहीं, मतलब कुछ, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई वांटेड, यू नो। तो तूने दीर्घकाल नहीं किया, फिर तूने निरंतर नहीं किया। निरंतर मतलब एवरी सिंगल डे, मतलब कोई सवाल ही, निरंतर मतलब जिसमें और मेरे में कभी अंतर ना हो। एवरी सिंगल डे इट इज लाइक रूटीन। तुम रोज नहाते हो वैसा, रोज खाते हो वैसा, रोज पॉटी करने जाते हो वैसा, इतना रूटीन कि वो अलग से ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि मैं योगा के लिए जा रहा हूं, या अभी मैं 1 महीने का ब्रेक ले रहा हूं, या अभी मैं 10 दिन ट्रैवल करूंगा तो 10 दिन मेरा नहीं होगा यार। अरे क्यों नहीं होगा? मेरे जो पहले टीचर थे, my first Iyengar teacher, okay, he was from Bombay. He used to travel for 6 months across the globe teaching yoga. Okay, 6 महीना बॉम्बे में पढ़ाते थे, 6 महीना पूरी दुनिया में, because he was with Guruji, Iyengar Guruji for 40 years, 40, 40 साल उन्होंने गुरुजी के साथ, गुरुजी के पैरों के पास बैठकर पढ़ाई की, सीखा, और फिर वो जो निकले पूरी दुनिया में घूमते थे। ओके। अब ऐसा आदमी, मैंने उनको देखा है ऋतु। मैं उनको एयरपोर्ट पे लेने को जाता था, पैपाट को 1:45 बजे उनकी फ्लाइट लैंड होती थी। वो फ्लाइट लैंड हुई 1:45 पैट को, कि सुबह 6 बजे उनका क्लास रहता था। जो जब वो नहीं रहते तो मैं सिखाता था। तो मैं उनको बोलता था कि आज की क्लास में ही लेता हूँ। नहीं नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं लूंगा। तो मैंने उनसे कहा था कि आप थके होंगे, जेट लैग होगा। वो आदमी को कभी भी मैंने जेट लैग में नहीं देखा। तो वो 65 को 5 से 5:50, 50 मिनट की उनकी खुद की डेली प्रैक्टिस रहती थी। वो किए, फिर 6 बजे सिखाने को आ गए। एयरपोर्ट पे है तो एयरपोर्ट पे प्रैक्टिस करेंगे, वहां पे भी जगह होती है। उन्होंने उनकी ब्रीफकेस ऐसी बनाई थी, इस शेप के लिए थे कि जिसपे वो आराम से विपरीत करनी कर पाए। कहीं पे भी एयरपोर्ट पे विपरीत करनी करते थे। दैट इज निरंतर, उनका अंग बन गया। और वैसे भी योगांग अनुष्ठान बताया है ना, योग के योग के अंग बोला है ना, अष्टांग, 8 अंग।
तो तुम कपड़े पहनते हो रोज, तुम अंग पहनते हो क्या रोज? अंग तो तुम्हारे ही है ना, तुम रोज कबर्ड खोल के उसमें से कपड़े निकाल के पहनते हो। तो क्लास को जाना पड़ रहा है, इसका मतलब योग के कपड़े पहन रहे हो, वो अंग नहीं बना। अगर अंग बन जाता है तो फिर तो वो डेली की बात हो जाती है, दैट इज निरंतर। तो इधर दीर्घकाल नहीं किया, इधर निरंतर नहीं किया। सत्कार से सेवन बोला है, उसका सेवन, which means every time you do it, you have to do it with total, reverence. ऐसा ही सोच के कि तुम कहीं पे भी योगा कर रहे हो, क्लास में कहीं पे भी, कोई भी टीचर हो तुम्हारे सामने, समझो पतंजलि है, ऐसे ही समझो। कोई भी टीचर हो, वो टीचर अपनी जगह रहने दो, लेकिन तुम ये समझो, मन ही मन तुम ये मानो कि सामने पतंजलि बैठे हैं और मेरी साधना देख रहे हैं। फिर क्या होगा तुम्हारा? फिर कैसे करोगे? फिर मजाक मस्ती करोगे, फालतू बना इधर टाइम पास ये वो सत दैट इज सत्कार से सेवन। अब ये तीनों नहीं किया और बोल रहे हो कि मेरे को जो चाहिए था वो भूमि, अलब्ध भूमि तत्व मीन्स, जो भूमि अभिप्रेत है मुझे, वो नहीं मिली, नहीं मिलने वाली, till these three things are not in place. And the last one is anavasthitatva, कि एक हाथ अचीवमेंट मिल भी गई तो भी वो होल्ड करने की असमर्थता, वो फिर से उसमें से फिसल जाना नीचे, मतलब एक स्टेप चढ़ गए। What is the, how does the word complacent come from? Where does it come? Compromising placement. तुमने बड़े मेहनत से एक प्लेसमेंट, मतलब एक स्टेप ऊपर चढ़ गए, दो स्टेप ऊपर चढ़ गए, तीन स्टेप ऊपर चढ़ गए, लेकिन अब वहां पे रहने के लिए तुमको कॉन्स्टेंटली अवेयर अलर्ट रहना पड़ता है। लेकिन तुम कंप्लेसेंट हो गए, तो कंप्लेसेंट हो गए तो एक स्टेप गिर गए, दो स्टेप गिर गए, और फिर रोने लगे कि अरे यार मैं टिका नहीं पाता। लेकिन कौन टिका नहीं पाता? तू टिका नहीं पाता, तो उसको करेक्ट कौन करेगा? तो ही करेगा, और कोई नहीं कर सकता। So all these obstacles, Patanjali is telling you, a very important sutra this is, क्योंकि इसमें रियलिटी चेक हो रहा है ना। अभी तुम स्टडी करो ये सूत्र को, कि मेरे में इसमें का क्या क्या है। पर कहीं भी स्टैंड नहीं करते। मुझे लगता मेरे में सभी है ना? तो ओके, सो वी हैव टू, सो पतंजलि इज मेकिंग अस अवेयर, ठीक है ना? नाउ, हाँ, अभी यहाँ पे हम आज रुकते हैं, ओके? सो जस्ट कॉन्टेम्पलेट ओवर दिस, वी शुड नो कि हमारे और दिस इज नॉट ओनली इन योग, these obstacles are in any walk of life. If we behave like this, we are not going to be successful, right? It would be anything, है ना? चलो, तो ॐ
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ